हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के अंदर वेपर प्रेशर एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस वाले कंसेप्ट को कंप्लीटली क्लियर कर चुके थे। न्यूमेरिकल सारे हो गए थे। मैंने आपसे बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ के आए। अपन आज उसको डिस्कस करने वाले। देखते हैं क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म, कैसे डील करना है इसको। अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिएगा विलियन के वे गुणधर्म, क्या डेफिनेशन इसकी। फर्स्ट नंबर पॉइंट, विलियन के वे गुणधर्म वे गुणधर्म जो विलय के विलियन के वे गुणधर्म जो विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलियन के वे गुणधर्म जो विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करे। अंडरलाइन कर ले, विलय के मूलों की संख्या पर। एक दिए गए विलय के सापेक्ष, अगर एक दिए गए विलय के सापेक्ष विलय के मूलों की संख्या पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। इसका मतलब अगर विलय के मूल बढ़ेंगे, विलय के मूल अगर बढ़ गए तो इसका मतलब तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या बढ़ेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे। अगर विलय के मूल बढ़ेंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे। बात क्लियर है। विलय के मूल बढ़ेंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे, बढ़ने चाहिए। चलो आगे सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एग्जाम में सीधा यही पूछ लेता, कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से है। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड, हिमांक में अवनमन। फोर्थ, परासरण दाब, परासरण दाब। ये चार अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन कौन से, RLVP वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अगर आपसे पूछ ले क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या, नहीं है, क्वथनांक नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट देखें। थर्ड नंबर पॉइंट क्या, परिणाम अच्छा प्राप्त हो, मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म में जब भी आप कोई क्वेश्चन वगैरह करते हो या परिणाम अच्छा प्राप्त हो, फॉर बेटर रिजल्ट, अच्छा प्राप्त हो, उसके लिए, परिणाम अच्छा प्राप्त हो उसके लिए क्या होना चाहिए, परिणाम अच्छा प्राप्त हो उसके लिए विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, विलय की मात्रा जो होगी वो विलय के सापेक्ष क्या होगी, कम होगी। अगर विलयन तनु होता है उस कंडीशन में कैपिटल M को स्मॉल m के इक्वल कंसीडर कर सकते हो, मूलरता को मूलरता के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं जब विलयन कैसा हो, तनु हो। अगर आपको इसका यूज पूछ ले कि अणुसंख्यक गुणधर्म का यूज क्या है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग, अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग
अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग विलेय का अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग विलेय का अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। तो अपना हर क्वेश्चन जो होगा, हर न्यूमेरिकल्स जो होगा, वो यहीं पे आके अटकेगा। आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार बताओ क्या आएगा, हर क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है बात? चलो देखते हैं कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन हेडिंग लगाते हैं RLVP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कोई भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होगी? जब वो किसके ऊपर डिपेंड करे? मोलों की संख्या पर। किसके? विलेय के। ये लीजिएगा साहब। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। आपको मालूम है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, तो उस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब कम होता है। क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A जो होता है वो XB के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार। मैंने कहा P0A माइनस PS अपॉन PA0 या P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। अति तनु विलयन के लिए, विलयन कैसा है? अति तनु है। तो अति तनु विलयन के लिए अपन को मालूम है कि Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन NB होगा। अगर Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB होगा तो उस कंडीशन में P0A माइनस PS अपॉन P0A, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या होगा? NB अपॉन NA होगा। बोलो, ये होगा। अब सुनना बात पूर्ण से। विलेय की दी गई मात्रा के लिए, सॉरी विलायक की दी गई मात्रा के लिए, विलायक की दी गई मात्रा के लिए, तो मैंने जैसे ही बोला ना विलायक की दी गई मात्रा के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि NB जो हो गया वो तो फिक्स्ड हो गया, सॉरी NA जो हो गया वो क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अगर मैंने बोला विलायक की दी गई मात्रा, इसका मतलब Na जो है वो फिक्स्ड है। Na फिक्स्ड है तो इसका मतलब P0A माइनस PS अपॉन P0A जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा NB के, आएगा NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया RLVP। ये क्या हो गया? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय के मोल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? बताओ, होगी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बोलो। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक बात और समझिएगा, मैं अगर ये बोल रहा हूं कि P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है भैया, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। मैंने तुमसे क्वेश्चन दिया था राउल्ट नियम का स्टेटमेंट कौन सा है, तो मैंने तो वहां ऐसा लिखा ही नहीं था कि डाइल्यूट है या नहीं है, तनु है या नहीं, तो उसमें अपना आंसर ये वाला बना ही नहीं था, है ना। ये तो तनु माना है तब ये बना है। NB अपॉन, इसको लिख दूं WA इंटू MA। बोलो, WA विलेय का भार, विलायक का भार, और MA क्या? विलायक का अणुभार। अब जैसे मैंने जल लिया विलायक, तो जल जैसे ही विलायक लूंगा तो उसका अणुभार तो फिक्स हो गया ना 18, तो ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब P0A माइनस PS अपॉन PA0 जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा मोलेलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा मोलेलिटी के। ये PA0 भी कांस्टेंट है, वैसे तो PA0 भी कांस्टेंट है, तो PA0 माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? PA0 माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आएगा? मोलेलिटी के आएगा, एक फिक्स मास कोई भी एक दिए गए विलायक के लिए।
अगर मैंने जल ले लिया तो एम ए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो एनबी अपॉन डब्ल्यू ए, विलय के मोल बटा विलय का भार क्या बनता है, मोलेलिटी। तो कोई अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो मोलेलिटी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये यहाँ पे प्रूव हुआ। बात सारी क्लियर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है मालूम है? न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर जो पहले वाले 3 फॉर्मूले बताए थे वो लगाए या अब ये नया फॉर्मूला आया वो लगाए। तो देखते आते हैं न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब अति तनु विलयन होगा, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। चलो चलो देखो, इधर देखो, अपन देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। 3-4 न्यूमेरिकल बता रहा हूं, इनके ऊपर आपको समझना है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। ठीक है, 0.5 ग्राम एनवीएस अवाष्पशील विलेय पदार्थ एनवीएस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर पीएस विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात करो। सुनना, बात को ढंग से सुनना, जो बोल रहा हूं वो काम की चीज, उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं हमेशा। कब मानना है विलयन तनु है या नहीं, कब मानना है? जब, सुन लो ढंग से, जब विलय के मोल विलय के कंपैरेटिव में या विलय के मोल 5% हो और 20 गुना कौन हो, विलय को। जब विलय के मोल विलय के कंपैरेटिव में 20 गुना हो तो सीधी सी बात बोलूं, विलय 5% होना चाहिए। विलय का अगर 95% है तो इसका मतलब विलयन तनु है, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, अगर कभी आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये तनु है या नहीं है आंसर आने के बाद, तो आपको अपना मालूम चल जाएगा आपने फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिखा है या सही लिखा है। और प्रैक्टिस करोगे तो अपना आइडिया चल ही जाएगा। ठीक है, सुनो बात, मैं लगा रहा हूं, मेरे को तो मालूम चल रहा है कि 0.5 ग्राम को एनवीएस इसके कंपैरेटिव में तो कमी है। ठीक है, डाइल्यूट मान सकता हूं। और आगे और मालूम चल जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। और जब अणुभार ही ज्ञात करना है तुम लोगों को, जब अणुभार ही ज्ञात करना है, डाइल्यूट मान रहा हूं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये डाइल्यूट मान लिया। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.85 इज इक्वल टू एन बी। एन बी कितने मोल है, 0.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट m। 39 अपॉन बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 78। 1/2 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1। हो गया 1 डिवाइड बाई m, तो m बराबर 850 डिवाइड बाई 5, 170। अब एक बात सोचो, हल्का सा बात सोचो, बेंजीन का मोल तो आया 0.5, बेंजीन का मोल कितना आया 0.5, और इसका मोल कितना आया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, बेंजीन का मोल आया 0.5, इसका मोल आया 0.5 डिवाइड बाई 170, 170। ये आधा है, इसका मतलब बेंजीन के मोल 170 गुना है। कितने गुना है, 170। मैं तो 20 गुना ही बोल रहा हूं,
20 गुना हो तो डाइल्यूट मान लो। यहाँ तो बेंजीन के मोल देखो 170 गुना है, 170 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाली इक्वेशन को, 170 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा ना 1/2। 1/340 को 170 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन डाइल्यूट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर, ये देखो क्वेश्चन आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के मोलल जलीय विलयन, मोलल जलीय विलयन के वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करो, ये दिया। ठीक है बात, ये अपन को दे रखा है, तो अब इसको अपन कैसे करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के मोलल जलीय विलयन के वाष्प दाब का अवनमन पूछा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के मोलल जलीय विलयन के वाष्प दाब का क्या पूछा है, अवनमन पूछा है। अब अपन को इसको करना है, कैसे करेंगे समझे। 100 डिग्री सेल्सियस दिया, ग्लूकोज का मोलल जलीय विलयन दिया है, इसके वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करना, इसका मतलब P नॉट A माइनस PS कैलकुलेट करना। यहां पे देख ले मोलेलिटी 1 है और जलीय विलयन है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर P नॉट A कितना होगा 760, ये तो बात मालूम चल रही है ना, mm ऑफ Hg होगा। तो मैंने लगाया P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB, यही बात हुई। चलो मेरे को कैलकुलेट करना है P नॉट अवनमन, तो अवनमन तो ये होता है अपॉन 760 वैल्यू रख दी। XB की वैल्यू होती है NB अपॉन Na प्लस NB। इसका मतलब समझते हो, मोलल का मतलब पहले भी लिखवा रखा है मैंने, 1 मोल विलय है, ये लो 1 किलोग्राम जल में, बेटा 1 किलोग्राम जल का मतलब 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड बाई 18 55.5 प्लस E। ठीक है, तो P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.5 इंटू 760, इसे सोल्व कर लेना 13.42 mm ऑफ Hg आएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखे इसको। तो कोई भी क्या मैंने ग्लूकोज का कहीं पे यूज लिया, क्या कहीं पे यूज नहीं लिया, ये ग्लूकोज की जगह यूरिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसकी जगह कोई भी अगर सुक्रोज दे रखा हो, कोई भी अवाष्पशील विलय पदार्थ दे और मोलल जलीय विलयन दे, तो उसके वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा 13.42 mm ऑफ Hg होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखें। ठीक है, चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है 100 ग्राम जल में कितना ग्राम यूरिया मिलाया जाए, कितना ग्राम यूरिया मिलाया जाए कि वाष्प दाब में 30% कमी हो जाए, 30% क्या हो जाए, कमी हो जाए। ये अपन से क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे दिमाग में आया फॉर्मूला लगाऊं तो लगाऊं क्या। किसी ने कहा मान लो डाइल्यूट है, मैंने कहा ठीक है मान लिया, तुम लोग कह रहे हो तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो अपन ने कहा पहले P नॉट A मान लो 100 है, तो PS 30% कमी हो जाएगी तो 70 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, तो ये 100 माइनस 70 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू NB मालूम नहीं है, Na हो गया 100 डिवाइड बाई 80, सही बात। 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 18 NB अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, NB इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 18, यही तो हुआ है क्या नहीं। ये आ गया क्या, मोल्स ऑफ यूरिया, क्या आ गया, मोल्स ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया देखो तो 30 डिवाइड बाई 18 इंटू 60, नहीं कटेगा,
चलो ये तो कटेगा ना 10 और ये हो जाएगा 3, 10 कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम आ गया यूरिया का मास, 100 ग्राम आया। मेरा दिमाग खिसका एक बार, मैं कहा 100 ग्राम का मतलब 1.5 मोल तो आया ही है, 90 ग्राम में 1.5 मोल हो जाता है। वाटर के कितने मोल है 5, यूरिया के मोल कितने, वाटर के 5.5 ही तो है, और यूरिया के कितने मोल आ गए 1.5 से ज्यादा। क्या वाटर यूरिया के कंपैरेटिव में 20 गुना है क्या? नहीं है। जब 20 गुना नहीं है तो आपने फॉर्मूला कैसे लगा दिया ये? तो जैसे ये लगाया और आंसर आया, मैं दिमाग मैंने कहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया गलत। अब फॉर्मूला ये नहीं लगना चाहिए था। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में थोड़ी बहुत। अगर ये बात समझ में आई है तो अब देखना कितना फर्क आएगा वो देखे। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, फिर तो लगना चाहिए था ये। मैंने कहा कोई जरूरी थोड़ी नहीं ये लगाऊं, मैं ये लगा दूं तो पीएस लिख दिया इधर, क्या फर्क पड़ता है? वही वाला फॉर्मूला राउल्ट लो वाला, डाइल्यूट नहीं माना हुआ है। ठीक है, 100 माइनस 70 30 डिवाइड बाई 70, एन बी कैलकुलेट करना है, एन ए 100 डिवाइड बाई 18, ये लो एन बी इज इक्वल टू 3/7 इंटू 100 बाई 18, 100 अपॉन 42। तो मास कितना आ जाएगा यूरिया का 100 अपॉन 42 इंटू 60, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 1000 बट्टा 7, 142 ग्राम आएगा अप्रोक्सीमेट। कितना आएगा 142। तो जब तुमने डाइल्यूट माना तो आया 100, और जब एक्यूरेट कितना आ रहा है 142, डिफरेंस आया ना। अगर डाइल्यूट मानते हो तो एरर आ गई ना, डाइल्यूट मानने पर एरर नहीं आनी चाहिए, तब तो रियल में वो डाइल्यूट है, और डाइल्यूट है ही नहीं और तुमने मन मर्जी से मान लिया तो आंसर क्या आएगा गलत आया। तो समझ में आ गया कब डाइल्यूट। पहले ऑप्शन चेक करो, उसमें 100 ग्राम भी दे रखा होगा ऑप्शन में, 100 आते ही तुम लोग सोचोगे अच्छा आंसर आ गया और टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ये चेक तो करो कि आपने डाइल्यूट माना वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब क्या कि तुम लोगों ने तो ये बोला था कि इतना होना चाहिए, 20 गुना सॉल्वेंट होना चाहिए, कहां आ रहा है 20 गुना? आ ही नहीं रहा है। बताओ, बात क्लियर हो गई सारी? कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है प्रैक्टिस करो, उस समय ध्यान रखना, अपना आंसर आ जाए उस समय मैच करवा लेना। जब डेटा दे रखा हो स्टार्टिंग में तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कैलकुलेट करना था, तो मेरे को पहले सोचना था क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बात, चलो अब आगे बात करते हैं। सर यहां पे अगर डाइल्यूट मानते तो, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां पे डाइल्यूट मानते तो 55.5 से डिवाइड करते तो यहां पर 13 पॉइंट हो सकता है 42 की जगह थोड़ा ज्यादा आ जाए, 52 आ जाए, 62 आ जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना डिफरेंस नहीं आएगा 100 और 140 142 इतना। ठीक है बात, यहां पर डाइल्यूट है, नो डाउट डाइल्यूट है, 55 गुना है वाटर के मोल। अब बताओ, मैं तो 20 गुना कहता हूं, 55 गुना आ गया ना, तो डाइल्यूट मानना चाहिए था यहाँ तो। चलो आगे बात करें, पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अब अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलो पॉइंट बना बना के बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। फर्स्ट नंबर पॉइंट, क्वथनांक होता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट खुद क्या होता है। क्वथनांक एक ऐसा ताप है जहां पर द्रव का वाष्प दाब एट बॉइलिंग पॉइंट, द्रव का वाष्प दाब जो है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं
क्वथनांक बोलते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, मींस वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिखा कि किसी द्रव का वाष्प दाब या किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये होगा कि एट 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा, द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 760 ऑफ mm ऑफ Hg होता है। यही तो प्रॉपर्टी मैंने काम में ली थी, उस क्वेश्चन में याद करो, यही तो प्रॉपर्टी काम में ली थी। 760 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पर जलीय विलयन का वाष्प दाब मैंने कितना माना था, 760 होगा। ये देखो यहां से आई है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, समझना बात, ढंग से समझे, मैं पहले बोल रहा हूं वो समझना। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब में कमी हो गई कमी। चलो, वाष्प दाब में कमी हुई तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेपर प्रेशर के। तो अगर वेपर प्रेशर, अब आपने कहा वाष्प दाब में कमी हो गई, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वाष्प दाब में कमी हुई, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया। बोलो, मैं और समझाता हूं कैसे, और समझिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट में मान लो ये 1 atm की लाइन है, 760 mm ऑफ Hg की लाइन, समझना बस, ये 700 mm ऑफ Hg की लाइन है। आपने क्या किया, पहले यहां पे था आपके पास एक द्रव था जिसका वाष्प दाब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना था, मान लिया 700 था। अब आपको बोला कि बताओ इसका वाष्प दाब, इसका क्वथनांक कब आएगा, तो मैं कहा ये काम करो, इसको गर्म करो, गर्म करोगे तो वेपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये 700 से वेपर प्रेशर बढ़ के जैसे ही 760 होगा, बस काम हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो आपको बढ़ाना कितना है वेपर प्रेशर, 60 बढ़ाना है वेपर प्रेशर। तो 60 बढ़ाने के लिए आपने कुछ टेम्परेचर दे दिया, मान लो ये 70 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने 30 डिग्री सेल्सियस दिया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही आ गया, तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर द्रव का क्या हो गया, 100। अब आपने क्या किया, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वाष्प दाब तो कम होगा। अब 700 की जगह कितना हो जाएगा, 650। ये लो 650 की लाइन यहां पे आ गई। अगर 650 की लाइन यहां पे आ गई, अब अगर मेरे को बोले इसका वाष्प दाब फाइंड आउट करना है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मेरे को यहां से लेके यहां तक इसका वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ा, 110। ऑब्वियसली जो है वो 110 वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा तो देना पड़ेगा ना, 30 के कंपैरेटिव में ज्यादा देना पड़ेगा। 50 दे दिया तो पहले 70 पे तो था ही, 50 दे दिया तो कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया ना। ये बात समझ में आई क्या, कैसे बढ़ा। अब मैं ग्राफिकल बात करता हूं, ग्राफ से कैसे पता करोगे। ये लो, इधर वेपर प्रेशर है और ये 1 atm की लाइन है, ये 1 atm की लाइन, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, एक द्रव था प्योर सॉल्वेंट, तो उसका वाष्प दाब का ग्राफ ऐसा आता है, ये प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक। तो मैंने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो तुम लोग बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट तो तब आता है जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर है। मैंने कहा देखो इसका वाष्प दाब ये रहा 1 atm के बराबर हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलो, ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया, तो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किसका हो गया, सॉल्वेंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। बोलो, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। आगे बात करो, अब मैंने इसमें क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, तो क्या बन गया, विलयन। और विलयन बना तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम। वाष्प दाब कम हुआ तो ग्राफ ऐसे आएगा।
ये आ गया वाष्प दाब का ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसा आया तो अब ये बन गया सॉल्यूशन विलियन, बन गया सॉल्यूशन या विलियन। अब ग्राफ अगर ऐसा आया तो मेरे को बोला बताओ सॉल्यूशन का क्वथनांक क्या होगा। मैं कहा सॉल्यूशन का क्वथनांक तब आएगा जब इसका वाष्प दाब 1 एटीएम, मैंने कहा 1 एटीएम की लाइन तो ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग बोलो वाष्प दाब, तो मैंने कहा इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तो ये है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो ये होगा। ये लीजिएगा साहब, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। तो पहले था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ये, अब हो गया ये, तो कितना बढ़ गया बताओ, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया डेल्टा टी, ये क्वथनांक, ये मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है इसलिए बोल दिया डेल्टा टीबी, ये क्वथनांक में उन्नयन हुआ क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया डेल्टा टीबी। सुनना बात को, डेल्टा टीबी है क्या, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। एक बात ढंग से समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर वेपर प्रेशर और कम हुआ होता तो ये ग्राफ ऐसे और आता, तो ये ग्राफ ऐसे आता, तो ये डेल्टा टीबी और बढ़ता। सही बात है, सुनना बात को, मैं मान लो इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाए तो ये ऐसा था, तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब ये होता, तो डेल्टा टीबी ये हो जाता। हटा दूं वापस, लो हटा दिया, ये होता डेल्टा टीबी। इसका मतलब जितना डेल्टा पी का गैप ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। ये लो, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। जितना वेपर प्रेशर में अंतर अधिक होगा उतना ही, ये देखो अगर 650 से और कम होता तो और बढ़ जाता, यही तो बात हुई। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। मैंने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, डेल्टा पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी एम होता है, इसलिए डेल्टा टीबी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, एम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो आएगा के बी, ये हो गया के बी इंटू एम। अगर आप चाहते हो इस फॉर्मूले को ओपन करना तो इस फॉर्मूले को ओपन भी कर लो, इस फॉर्मूले को ओपन भी कर लो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी होता है विलेय के मूल, विलेय के मूल की जगह मैंने लिख दिया विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलय का भार। अगर विलय का भार ग्राम में हुआ तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 का, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 ऑफ दी के बी इंटू विलय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। आ गया ये केबी जो है, यहां पे केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब डिफाइन करवाता हूं केबी क्या होता है। केबी क्या होता है, चलो केबी देखते हैं। केबी के बारे में बात करते हैं, केबी क्या होता है। केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, देखेगा व्हेन, यदि मोलेलिटी 1 हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, केबी के। इसमें मोलेलिटी 1 रखो ना, एम की वैल्यू 1 रखोगे, डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, केबी। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, एक मोलल विलियन, 1 मोलल विलियन के क्वथनांक में उन्नयन को, के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक मोलल विलयन लेना है, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बात, ओके। अब समझिएगा बात को। एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को ही अपन क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, देखिएगा Kb बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो इसका मतलब केल्विन पर मोलर, या फिर मोललिटी को क्या लिख सकते हो, किलोग्राम पर मोल। तो इसका मतलब सॉरी मोल पर केजी, तो इसको लिख सकते हो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी हो सकती है इसकी यूनिट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, उसको ध्यान रख ले आप। केबी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द डेल्टा एच वी, या फिर आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ द एल वी। ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, अगर दे भी रखा है कहीं पे तो करने की जरूरत नहीं है। कौन सोल्व करेगा, अगर जल का हो गया तो जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373, 373, उसका स्क्वायर कैसे करोगे, डेल्टा एच वी से मल्टीप्लाई करना, आर से मल्टीप्लाई करना, पॉसिबल काम थोड़ी ना है। अरे 1 मिनट में क्वेश्चन पूछता है, इतना थोड़ी करवाएगा। ठीक है बात। अब यहाँ पे कौन क्या है पैरामीटर वो देख लो। एम विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। आर गैस कांस्टेंट है ही है, गैस कांस्टेंट। टीबी विलय का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा। डेल्टा एचवी वाष्पन की एंथैल्पी। अच्छा, एलवी वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये सारे पॉइंट हो गए, हो गए कैलकुलेशन करने का, कैसे उन्नयन हुआ वगैरह सारे आगे। क्वथनांक में उन्नयन सीधी सी बात ऐसा बोल दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर सारी, न्यूमेरिकल करेंगे उस समय और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। अब अपन थर्ड बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के सेम बनेंगे, इसलिए पहले हिमांक में अवनमन पढ़ा देते, उसके बाद अपन इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड नंबर, हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। पॉइंट बना बना के अपन बात करते हैं। सबसे पहले हिमांक होता क्या है, फिर आगे एक एक पॉइंट की बात करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट, हिमांक क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। हिमांक एक ऐसा बिंदु है, हिमांक एक ऐसा ताप है
एक ऐसा ताप है, टेम्परेचर है, जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठोस विलायक, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव साम्य अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। हिमांक एक ऐसा टेम्परेचर है, हिमांक एक ऐसा ताप है जहां पे ठोस एवं द्रव साम्य अवस्था में होते, अर्थात ठोस विलायक एवं द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या होना चाहिए, बराबर। और ठोस विलायक कैसे, मैंने कहा जैसे पानी लो, पानी कब लिक्विड, पानी का द्रव विलायक है पानी, H2O का द्रव विलायक पानी है, और H2O का सॉलिड सॉल्वेंट कौन है, बर्फ है ना। तो आइस और वाटर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, बराबर हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। चलो सेकंड नंबर पॉइंट, हिमांक में अवनमन कैसे होगा। ये वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर, ठीक है बात, सुने बात को, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में सुनना बात पूरा से। जब मैंने किसी वाष्पशील विलायक में, जब मैंने किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब में कमी हुई, तो हिमांक में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो हिमांक में भी क्या होगी, कमी होगी। कैसे कमी हो रही है मैं बता रहा हूं। ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है जो फिक्स रहेगा, लगभग इस टाइप से वेरिएशन करता है। ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है, इसको थोड़ा सा और इस टाइप से इंक्लाइन दिखा देता हूं। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब बर्फ का ग्राफ है, वेपर प्रेशर ऐसे, ठीक है। अब थोड़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके इस टाइप से ही हो गया ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये इस टाइप से हो गया। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या है, द्रव विलायक है। तो मेरे को बोले वाह ये फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगा इस ताप पर जान के दोनों के वाष्प दाब क्या हो गए, बराबर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ गया, सॉल्वेंट का। किसका आ गया, सॉल्वेंट का। अब मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, ये लो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, विलियन। अगर ये सॉल्यूशन बनाया तो अब वाष्प दाब कहां, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे आएगा, अब यहां पे जाते हुए दोनों के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ गया, सॉल्यूशन का आ गया। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इतना था, इस बार इतना हो गया, इसका मतलब कम हुआ। कितना कम हुआ, ये इतना कम हुआ, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ है क्या, डेल्टा टीएफ है क्या, हिमांक में अवनमन है। क्या है, हिमांक में अवनमन है। डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन है। क्या होता है हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन हो जाएगा विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा टीएफ बोलेंगे। अब सुने बात, डेल्टा टीएफ जो होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी के, तो डेल्टा टीएफ जो होगा वो किसके बराबर आएगा, केएफ इंटू एम के। फॉर्मूला ओपन करके लिखोगे तो वही सेम बनेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 इंटू केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मैंने पिछले में क्या माना है, देखो ये मैं सॉल्वेंट मान लेता हूं, सॉल्यूट मान लिया मैंने, मेरे को मालूम नहीं है कि मैंने पिछले में क्या माना था। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ये W किसका, सॉल्वेंट का, ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, ये बन जाएगा। ठीक है, बात सारी क्लियर। सुनो आप आगे, KF क्या होता है, मुद्दे की बात, KF क्या है। KF को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। किसको, KF को मोलर अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी,
व्हेन मोलेलिटी इज इक्वल टू 1, मोलेलिटी 1 रख दो तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। इसका मतलब ऐसा बोल दूं 1 मोलल विलियन के हिमांक में अवनमन कोई मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, यूनिट वही हो जाएगी सेम, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो गई यूनिट। फॉर्मूला कैलकुलेट करने का सब सेम है, के एफ बराबर एम आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ या आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। बस इसमें दो ही तो नहीं आए, टी एफ तो हो गया विलय का हिमांक, जैसे जल है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। डेल्टा एच एफ क्या है, गलन की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एल एफ क्या है, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। बात हो गई सारी क्लियर। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली है। एक थोड़ा यहां पे ध्यान रखिए, एक मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक मेथड है डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने का, उसको बोलते हैं रास्ट मेथड। क्या मेथड है, रास्ट मेथड। ये क्या कैलकुलेट करने का है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने का मेथड है। इसमें ध्यान रखना विलायक जो है ना वो कपूर काम में लिया जाता है, कैम्फर बोलते हैं जिसे अपन, क्या बोलते हैं, कैम्फर। क्यों काम में लेते हैं, इसका केएफ जो होता है ना बहुत उच्च होता है। केएफ की वैल्यू होती है लगभग 36 केल्विन किलोग्राम पर मोल के आसपास होती है। केएफ बहुत उच्च होता है। अगर केएफ उच्च होगा तो उस कंडीशन में देखो डेल्टा टीएफ भी ज्यादा है। डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा तो उसका मेजरमेंट करना क्या है, आसान है, एरर होने के चांसेस क्या है, कम है। तो कभी भी अगर लिखा हुआ है रास्ट मेथड में किस विलय का काम में लिया जाता है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कपूर। क्यों लिया जाता है, उसका केएफ क्या होता है, उच्च होता है। बात क्लियर, ठीक है, ओके। अगर केएफ ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो एरर होने के चांसेस कम, ठीक है बात। तो ये अपने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी। अब 2 के न्यूमेरिकल करवाने, किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ ही अपन स्टार्ट करेंगे क्या, परासरण दाब। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के न्यूमेरिकल करवा के परासरण दाब करवा दूंगा, और फिर परासरण दाब के न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बात। अब आपको पढ़ के क्या आना है, परासरण दाब पढ़ के आना है। बायो वालों को तो मालूम है परासरण दाब होता क्या है, तो आप अच्छे से पढ़ के आए, फिर अपन उसको जल्दी से उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करके और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बात क्लियर सारी, चले आगे, यहां तक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।